हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम लोग डिस्कस करेंगे मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग देखा था कि मृदा अपरदन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मृदा अपरदन को एक्सेलरेट करते हैं या बढ़ाते हैं। अब हमको इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इस मृदा का संरक्षण कैसे किया जाए, इस मृदा को बचाया कैसे जाए। जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस कर दिया है कि पृथ्वी पर जो भी संसाधन है, उन सभी संसाधनों में मृदा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये मृदा ही नहीं होगी तो हमारे मतलब पृथ्वी पे जो जीव जंतुओं का अस्तित्व है वही नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा अस्तित्व निर्भर किस पे करता है? मृदा और मृदा की गुणवत्ता पर। आप देखते नहीं है कि अगर मृदा फर्टाइल नहीं है, उर्वर नहीं है, तो वहां पे कुछ भी उत्पादित नहीं किया जा सकता। और हम खाएंगे क्या? हम क्या, जो बाकी जीव जंतु क्या खाएंगे? भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, क्या खाएगी? और बाकी हम लोग उसी पर डिपेंड करते हैं। पादप होंगे ही नहीं तो हम ना तो गेहूं खा सकते, ना चावल खा सकते, ना बकरी खा सकते, ना मुर्गी खा सकते, ना कुछ भी नहीं खा सकते। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मृदा का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये मृदा के संरक्षण पर ही मानव सहित बाकी जीव जंतुओं का अस्तित्व निर्भर है। अगर मृदा की गुणवत्ता हम पर दुष्प्रभावित होगी तो सबसे बड़ी क्राइसिस जो होगी, फूड क्राइसिस, जिसको हम लोग कहते हैं कि खाद्यान्न संकट या अस्तित्व का संकट ही उत्पन्न हो जाएगा। तो इस मृदा को संरक्षित करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। रीजन भी है कि इस मृदा को सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित तो हमने नहीं किया है, डिग्रेडेशन इसका इतना किया है, इसका निम्नीकरण इतना इस स्तर पर कर दिया है कि मृदा को संरक्षित नहीं करेंगे तो हमारे सामने खाद्यान्न संकट जैसी विभीषिका उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए मृदा संरक्षण के लिए क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले जो मृदा अपरदन में हम लोग देखा था कि पहले तो सोपान कृषि करना है। मृदा अपरदन में देखा था हम लोगों ने कि कैसे जुताई करनी है, क्या करना है। सोपान कृषि का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई ढालदार क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, तो हम क्या करें कि इस पे ऐसे ऐसे, ठीक है, कृषि सोपान की तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करें कि जो सीढ़ीदार खेत का निर्माण करें। सीढ़ीदार खेत का निर्माण करेंगे तो जो जल है वो बहुत तेजी के साथ प्रवाहित होकर नीचे की, जैसे इस पे बहुत तेजी के साथ जल प्रवाहित होगा तो मृदा का बहुत तेजी के साथ अपर्दन कर देगा। लेकिन जब सोपान कृषि करेंगे, इस तरह से टेरेस फार्मिंग करेंगे, तो ये क्या होगा, जल आएगा रुकेगा, आएगा रुकेगा, आएगा रुकेगा। तो जब यहाँ पर जल आकर रुकेगा तो जो इसके साथ कण है, मृदा के कण है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिपोजिट हो जाएंगे। वैसे यहाँ यही जल प्रवाहित होकर जब यहाँ पे आएगा तो धीरे धीरे मृदा के कण क्या हो जाएंगे, डिपोजिट हो गए। वेलोसिटी कम होगी जल की और अपर्दन करने की प्रोबेबिलिटी या क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे पहले तो इस तरह से सोपान कृषि करना है पर्वतीय क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में। दूसरा है समुच्च रेखी जुताई, या जिसको कॉन्टूर बोलते हैं। अब ये समुच्च रेखी जुताई क्या होती है, तो इसको देखते हैं। जैसे पर्वतीय भागों में हम लोग देखते हैं कि कैसे जुताई होती है। तो देखिए, एक तो जुताई ऐसे करते हैं हम लोग ढाल के सहारे, सारे ऐसे 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 ढाल के सहारे, तो ये गलत हो जाएगा। गलत ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पे अगर पानी प्रवाहित होगा तो ढाल के सहारे क्या है, जुताई करते हैं, नालियां बन जाती हैं। ढाल के सहारे पानी तेजी के साथ प्रवाहित होकर नीचे की तरफ आएगा और अपने साथ क्या करेगा, जो मृदा के ढीले कण है, जुताई के बाद मृदा के कण ढीले होकर उनको क्या करेगा, अपने साथ प्रवाहित करके वर्धित कर देगा। तो हम लोग को क्या करना है, समुच्च रेखी जुताई करिए। समुच्च रेखी जुताई का मतलब है कि ढाल की इस तरह से लंबवत नहीं कीजिए, बल्कि क्या कीजिए, इस तरह से, इस तरह से जुताई कीजिए, इस तरह से जुताई कीजिए। ठीक है, अब पानी यहाँ से प्रवाहित होकर आएगा तो जुताई करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये रोकेगा पानी को। तो कुछ देर पानी रुकेगा तो यहाँ पे मृदा के कण धीरे धीरे डिपोजिट हो जाएंगे। फिर यही पानी धीरे धीरे यहाँ के रुकेगा तो यहाँ पे मृदा के कण धीरे धीरे डिपोजिट हो जाएंगे। तो एक तो समुच्च रेखी जुताई करना है, कंटूर लॉन करनी है। फिर ठीक है, अब एक होता है समुच्च बैंडिंग। समुच्च बैंडिंग क्या होता है कि देखिए, समुच्च रेखाओं के समानांतर मेड़ का निर्माण करना है। ये मेड़ है। अब कैसे है कि जैसे हम लोग देखा था ना कि अभी जो हम लोग देखा था कि इस तरह से सीढ़ीदार खेत बनाना है, सीढ़ीदार खेत बनाना है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या कर देना है, सीढ़ीदार खेत बना के यहाँ पे अच्छी सी मेड़ बना देनी है। यहाँ पे क्या करनी है, अच्छे से मेड़ बना देनी है। यहाँ पे अच्छे से मेड़ बना देंगे तो अगर पानी आएगा, मान लीजिए इस ऊपरी ढाल से पानी आता है, तो इस मेड़ के कारण क्या होगा, यहाँ पे रुकेगा। और जितनी देर रुकेगा तो मृदा के जो अवसाद है, मृदा के जो अवसादी पदार्थ है, वो जल में क्या है, धीरे धीरे रिस रिस कर नीचे बैठ जाएंगे। तो ये मेढ़ बनाना या इस तरह से क्या करना है, समुच्च बाइंडिंग कर देना। समुच्च रेखाओं के समानांतर, मतलब जो खेत बनाया हमने सीढ़ीदार, वहां पे क्या करना है, इस तरह से अच्छे से हमको मेढ़ बना देना है, मेढ़बंदी कर देनी है, ताकि मृदा का अपरदन कम से कम हो, जल बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ प्रवाहित होकर ना आ सके। तो एक ये हो गया। फिर है गली में अवरोध बनाना। गली में अवरोध बनाने का मतलब क्या होता है कि देखिए, इसका क्या मतलब है कि जैसे देखेंगे, इसमें देखिए ये क्या हो गया कि अपर्दन होके पानी क्या हो रहा है, इस तरह से गली अपर्दन करके एक नाले के रूप में पानी प्रवाहित हो रहा है। नाले के साथ क्या, और नाले के रूप में पानी क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है।
एक नाला बना दिया है। तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे इसके मार्ग में क्या कर दिया, पत्थर के टुकड़े रख दिए, पत्थर रख दिया, और यहाँ पे इसके मार्ग में क्या कर दिया, अवरोध बना दिया। अब देखिए बहुत तेजी के साथ पानी इधर से प्रवाहित होकर नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे क्या है, एक बैरिकेशन है उसके सामने, एक अवरोध है, मेड़ है उसके सामने। तो एक तो जल की वेलोसिटी जो है, गति है, वो मंद पड़ जाएगी, और जो मंद पड़ जाएगी तो जो जल अपने साथ अपरदन करके अवसाद लिया हुआ है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वहीं पे डिपोजिट हो जाएगा। और जब वेलोसिटी कम होगी तो जल की अपरदन करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से क्या करना है कि हमें जो गली अपरदन हो गया है या नाला बन गया है, उसके मार्ग में इस तरह से बैरिकेशन लगा देना है, पत्थर के टुकड़े रख देना है, मेढ़ बना देना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो रनिंग वाटर है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, अपरदन की क्षमता कम होगी, अपरदन की क्षमता भी कम होगी, और साथ में जो उसमें अपरदित पदार्थ हैं, जो अवसाद हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वहां पर डिपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये कर लेना है। फिर क्या करना है कि यहाँ पर पवन अवरोध, विंड ब्रेक बनाना है। पवन अवरोध का मतलब है कि जैसे देखिए पवन प्रवाहित हो रही है, अगर इसके सामने कोई अवरोध नहीं है तो पवन क्या करेगी, अपनी निश्चित वेलोसिटी से प्रवाहित होकर आगे चलती जाएगी। लेकिन किसी तरह से अगर हमने इसके सामने एक बैरिकेड लगा दिया, बैरिकेड का मतलब हो गया कि हमने बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे वृक्षारोपण कर दिया, बहुत पैमाने पर यहाँ पर वृक्षारोपण कर दिया, तो अब पवन के साथ जो औषधि पदार्थ हैं वो क्या करेंगे, वो आके यहाँ पे टकराएंगे, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, यही डिपोजिट हो जाएंगे। और जो पवन की गति है वो भी क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। तो जब पवन की गति मंद हो जाएगी तो उनकी अपर्दन करने की कैपेसिटी या जो क्षमता हो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो और अपर्दित पदार्थ वो लिए हैं पवन अपने साथ लेके प्रवाहित हो रही है, वो क्या कर देगी, यहीं पे डिपोजिट हो जाएगी। तो इस तरह का नेचुरल बैरिकेशन क्या है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये क्या करती है कि जो थार का रेगिस्तान है भारत के इस भाग में, ठीक है, जो ये राजस्थान का जो थार का रेगिस्तानी भाग है ये वाला, यहाँ पे अरावली पर्वत है। तो ये क्या करती है कि अरावली पर्वत यहाँ पे एक नेचुरल बैरिकेड या दीवार की भांति है, जो क्या करती है, इधर से पवनों को प्रवाहित होकर जो पवने मरुस्थल का पूरब के साइड में विस्तार करना चाहती है, तो अरावली पर्वत क्या करती है, उसको रोक देती है। तो इस तरह से अगर बैरिकेशन हमने कर दिया, वृक्षारोपण जैसे अभी बताया आपको हमने, सहारा रेगिस्तान में क्या किया जाए, ग्रीन बेल्ट बनाया जा रहा है, भारत भी ग्रीन बेल्ट बनाने पे विचार कर रहा है। कानूनी रूप से तो या कानूनी रूप से तो इसको पारित कर दिया गया, लेकिन अभी जमीन पे एक्शन इसका नहीं हो रहा है, सरकार के लेवल पे, अपने सामुदायिक लेवल पे तो लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। तो इसलिए क्या किया जाए कि पवन के मार्ग में अवरोध बना दिया जाए। अगला है खूंटी छोड़ना, स्टैबलिंग। खूंटी छोड़ने का मतलब क्या है कि अभी हम लोग देखा था कि इसके पहले वाले लेक्चर में कि हम लोग जब खेतों पे फसलों की कटाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल जड़ से कटाई कर देते हैं, फसलों को क्या करते हैं, जड़ से काट देते हैं एकदम। तो जब जड़ से काट देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो खेत हमारा होता है वो बिल्कुल बैरन हो जाता है, नग्न हो जाता है और अपरदन हो जाता है। जैसे हमने गेहूं बोया, अब इस गेहूं को हम बिल्कुल जड़ से न काट के थोड़ा ऊपर से काट दें तो खेत में क्या रह जाएगा, ये थोड़ा सा खेत में इस फसल का अवशिष्ट रह जाएगा। अवशिष्ट रह जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये मृदा को थोड़ा ढक के रखेगा, और जो फसल की जड़ें हैं वो जड़ें क्या करेंगी कि मृदा को अच्छे से पकड़ के रखेंगी। ये मृदा को पकड़ के रखेंगी, उनकी बॉन्डिंग अच्छी बना के रखेंगी, तो इनका अपर्दन होना उतना प्रोबेबल नहीं है। और साथ में अगर ये जड़ें रहेंगी, थोड़ा सा पौधों के अवशिष्ट भाग रहेंगे, तो ये क्या करेंगे कि मृदा को बहुत ज्यादा सनलाइट से बचाएंगे। इससे इवापोरेशन नहीं होगा, मृदा शुष्क नहीं होगी, थोड़ी सी आर्द्रता उसमें बनी रहेगी। और जब आर्द्रता रहेगी तो थोड़ी सी बॉन्डिंग भी रहेगी, तो पवन अपरदित नहीं करेगा। और प्रवाहित जल भी क्या करेगा, इन जड़ों से टकरा के उसकी वेलोसिटी कम होगी, और ये जड़ क्या करेंगे कि मृदा को प्रोटेक्शन देते रहेंगे, या मृदा को बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि संरक्षण प्रदान करते रहेंगे। तो इस तरह से थोड़ा फसलों की कटाई ऊपर से की जाए। फिर अगला है फसलों के खेत में बिछाना, जिसको मल्चिंग कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे खेत की कटाई हो गई, फसल की कटाई हो गई है, तो उसके अवशिष्ट भाग को क्या किया गया, खेत में बिछा दिया गया। जैसे यहाँ पे देखिए क्या किया गया, खेत में बिछा दिया गया। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जो धान की कटाई है, तो धान की कटाई हमने फली तो ले ली, उससे हमने राइस निकाल लिया, जो बाकी अवशिष्ट भागों को खेत में क्या कर दें, बिछा दें। सरसों है, सरसों से हमने काट ली, फली ले ली, उससे हम तेल बना लिया अपना, लेकिन बाकी जो डंठल उसको खेत में क्या कर दें, बिछा दें। गेहूं की कटाई कर दी, बाकी चीज को क्या कर दें, खेत में बिछा दें। अब खेत में बिछा दी, अगर मल्चिंग हमने कर दी तो उससे क्या होगा कि एक तो देखिए कि मृदा जो है ढकी रहेगी। मृदा जब ढकी रहेगी तो जितनी सनलाइट है
वो आएगी तो मृदा की आर्द्रता को वो इवापोरेटेड नहीं करेगी या वाष्पीकरण उसका नहीं होगा, तो मृदा की आर्द्रता संरक्षित रहेगी। तो ये है कि मृदा की आर्द्रता संरक्षित रहेगी। दूसरा, प्रवाहित पवन जो है वो सीधे मृदा को हिट नहीं करेगा, बल्कि वही क्या करेगा, जो फसलों के अवशिष्ट भाग है उन्हीं से ऊपर से प्रवाहित होकर ऊपर निकल जाएगा। नीचे की मृदा क्या है, वो संरक्षित रहेगी या उसका पवनों द्वारा अपरदन नहीं होगा। फिर अगर बहता जल है, अगर पानी की वर्षा की बूंदें आ रही है, जिसमें हमने देखा था कि स्प्लैश जो होता है या जो ऊपर एकदम छपाछप अपरदन हो रहा था, जो छप छप अपरदन हो रहा था जो वर्षा की बूंदों द्वारा, वो डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वर्षा की बूंदें सीधे जमीन पर न गिर के कहां गिरेंगी, उन फसल के अवशिष्ट भागों पर गिरेंगी। तो इससे छप छप अपरदन नहीं होगा और परत अपरदन भी नहीं होगा, गली अपरदन भी नहीं होगा। तो इस तरह से इनको क्या करना है कि फसलों की डंठल को या जो अवशिष्ट भाग है उनको क्या करना है, खेत में बिछा देना है। ठीक है। फिर क्या है, हरी खाद, ग्रीन मैन्यूर। हरी खाद का मतलब क्या होता है, देखिए आज के समय में बहुत ज्यादा हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर का यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया, जिसमें डीएपी है, डाई अमोनियम फास्फोरेट है, नाइट्रोजन के लिए यूरिया है, पोटास है, जिंक है, बाकी हम लोग बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूटिलाइजेशन किया है। लेकिन कुछ समय पहले या बहुत से भारत के बहुत से क्षेत्रों में हमने देखा है कि वहां पे ग्रीन मैन्यूर का उपयोग किया जाता है। ग्रीन मैन्यूर का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनको खेतों में बो दिया जाता है, और जब वो पादप थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनकी जुताई कर दी जाती है और खेत में क्या कर दिया जाता है, उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे सनई है, ढैंचा है, जट्रोफा है, ये पौधे क्या हैं, ये खेतों में बो दिए जाते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं तो इनकी जुताई कर दी जाती है। तो ये नेचुरली क्या करते हैं कि मृदा में उर्वरता को बढ़ाते हैं, और केमिकलाइजेशन नहीं होता है, इनका रासायनिकरण नहीं होता है, तो नेचुरल तरीके से ये मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। और दूसरी बात कि जब हरी खाद बोएंगे तो वो क्या होते हैं कि उनकी जो डंठल होते हैं, जो पौधों के जो छाल होते हैं या जो रेशे होते हैं, वो मृदा में घुलकर क्या करते हैं, उसकी बॉन्डिंग को बढ़ाते हैं, ह्यूमस की मात्रा तो बढ़ाते हैं, साथ में मृदा के कणों के बीच में क्या करते हैं, वो बॉन्डिंग बढ़ाते हैं। फिर उनकी जड़ें क्या होती हैं, मृदा को पकड़ के रखती हैं, तो अपरदन होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो क्या करना है, हरी खाद का बहुत से अधिक उपयोग करना है, और इसको हरदम नहीं बोना है। जैसे हमने 3-4 फसल कटाई कर ली, जैसे खरीफ की बुआई कर ली, ठीक है, फिर इसके बाद हमने रबी की बुआई कर ली, फिर हमने जायद की बुआई कर ली, तो फिर अगली बार क्या करें, हम खरीफ की बुआई ना करके बल्कि क्या करें, वहां पे ग्रीन मैन्यूर या किसी तरह से, जैसे सनई है, ढैंचा है, इस तरह के हरी खादों का हम प्रयोग कर ले। यानी कि 3-4 फसल लेने के बाद एक बार हम हरी खाद का रोपण कर दें, इससे मृदा की उर्वरता भी संरक्षित रहेगी और मृदा की गुणवत्ता भी संरक्षित रहेगी। ठीक है। फिर है वन रोपण। वन रोपण का मतलब क्या होता है कि कोई अगर बैरन लैंड है, जहां पे पहले वन नहीं था, बिल्कुल वो वन नहीं था, पड़ती भूमि थी या इस तरह से जो थी, तो वहां पे हमने फॉरेस्टेशन करना शुरू कर दें। फॉरेस्टेशन फॉरेस्टेशन का मतलब है कि वहां पे हम लोग वन लगाना शुरू कर दें, तो इससे भी मृदा अपरदन नहीं होगा। और ये खास करके उन क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे नहर का किनारा हो गया, सड़क का किनारे हो गया, या इस तरह के जो क्षेत्र हैं जो बिल्कुल खाली हैं, पड़ती है, वहां पे हम लोग वन रोपण करना शुरू कर दें। अगला ऐसे होता है पुनः वन रोपण, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहां पे पहले वन था, ठीक है, वन रोपण का मतलब है जहां पे पहले वन नहीं था, उस पे नया वन हम लोग रोपित किया है। मतलब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने किया है, वर्जिन लैंड था, उस पे हम लोगों ने वन रोपना शुरू किया है। पुनः वन रोपण, रिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि पहले वन था, उसको काट दिया गया, अब वो फिर खाली हो गया, तो उस पे क्या किया जाए, पुनः वन रोपण कर दिया जाए। उस खाली स्थान पे क्या किया जाए, वनों को हमने फिर से रोपना शुरू कर दें, ये काम कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, सामाजिक वानिकी। देखिए, सोशल फॉरेस्ट्री भारत सरकार ने चलाया था, और उसका कारण मुख्य ये था कि देखा गया कि भारत में धीरे धीरे जो भारत का पूरा जो जोग्राफिकल कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसमें भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पे वन होने चाहिए। और जब कैलकुलेशन किया गया था तो उस समय क्या किया गया कि देखा गया कि भारत के लगभग 14% भाग पे वन है, यानी कि भारत में वनों की बहुत अधिक हमने कटाई कर दी है। और खास करके जो ये मैदानी क्षेत्र है ना, जिसमें हम लोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये क्षेत्र है, यहाँ पे बड़े पैमाने पर वनों को काट के क्या किया गया, एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंशन कर दिया गया, कृषि भूमि का विस्तार कर दिया गया। तो ये हुआ कि भाई देखो, अब एक तो है इको बैलेंस बनाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, प्राकृतिक संतुलन या पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए, ठीक है, तो वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना था। तो एक तो ये हो गया कि भाई वनों का क्षेत्रफल इसलिए बढ़ाया जाए कि इससे क्या होगा, पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। दूसरा ये हो गया कि अगर वन होंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को क्या होगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, पशुओं को चारा मिलेगा, ठीक है, तो बहुत से इनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, सोशल बेनिफिट्स हैं। तो इसको ध्यान में रख के सरकार ने क्या किया, सोशल फॉरेस्ट्री एक जो है स्कीम चलाई।
1975 के आसपास इसको लॉन्च किया गया था, सोशल फॉरेस्ट्री उसी के आसपास। तो ये सोशल फॉरेस्ट्री में क्या किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी किया गया, और इसके 3 कांसेप्ट थे, सामाजिक वानिकी, सरकारी वानिकी और कृषि वानिकी। कृषि वानिकी में क्या किया गया, भाई जो कृषक है उनका खेत है, तो अपने मेड़ पे क्या करेंगे, वो पेड़ लगा लें। सोशल फॉरेस्ट्री में क्या गया है, जो सामाजिक वानिकी कि जैसे जो सामाजिक जो समुदाय है वो सामाजिक रूप से क्या करें, ऐसी भूमि पे जो समुदाय की भूमि है, जैसे ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत की भूमि है, उस पे क्या करें, ये वृक्षारोपण कर दे। ठीक है। सरकारी वानिकी में क्या किया, जैसे सरकार की जो भूमि है, जैसे सड़क के किनारे है या नहर के किनारे वाली जो भूमि सड़क सरकार की, उस पर क्या किया जाए, इस तरह से फॉरेस्टेशन कर दिया जाए। तो इस तरह का स्कीम चलाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, मृदा का संरक्षण होगा। फिर क्या है, स्ट्रिप क्रॉप की, अलग अलग पट्टियों में अलग अलग फसलें, जैसे बहुत सी जगहों पर देखा गया है कि एक कृषक क्या करता है, थोड़ी समझदारी से काम लेता है। एक तो उसका कई रीजन हो सकता है, तो जैसे खेत है, मान लीजिए कृषक का खेत है इस तरह से, तो कृषक क्या कर दे, इस स्ट्रिप में कोई दूसरी फसल लगा दे। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे, जैसे सब्जियों का खेती होगी, या इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे क्या किया, उसने सरसों लगा दिया, यहाँ पे गेहूं है, बीच में सरसों लगा दिया, फिर यहाँ पे गेहूं है, फिर यहाँ पे बीच में सरसों लगा दिया, फिर क्या किया, यहाँ गेहूं है, बीच में इधर चना बो दिया, फिर यहाँ गेहूं है और बीच में इधर मटर लगा दिया। तो अलग अलग क्या कर दिया उसने, स्ट्रिप बना दी, और अलग अलग फसलों का उसने क्या कर दिया, वहां पे रोपण कर दिया। अब देखिए इसका रीजन क्या है, एक तो इसका रीजन है कि फसलों की कटाई अलग अलग होगी भाई। गेहूं और सरसों जब बोया गया तो जाहिर सी बात है सरसों की कटाई गेहूं से पहले हो जाएगी, मटर की कटाई थोड़ी सी सरसों से बाद। तो अलग अलग टाइम पीरियड की जो फसलें हैं जिसकी हार्वेस्टिंग टाइम थोड़ा सा अलग अलग है। तो क्या होगी कि पूरा खेत एक साथ नग्न नहीं होगा, या पूरे खेत की फसलों का एक साथ कटाई नहीं हो जाएगी, तो पूरा खेत क्या रहेगा, एक साथ खुला नहीं होगा, ओपन नहीं होगा। तो एक तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अब एक होता है रिले क्रॉपिंग, एक फसल के काटने से पहले दूसरी फसल लगा देना। जैसे देखते हैं ना कि कृषक क्या करता है कि अब हमारे भारत में जो इंटेंसिव जो एक कल्चर है जिसको गहन कृषि या बोलते हैं गहन जीवन निर्वाह कृषि, तो भाई जाहिर सी बात है कि भारत में कृषकों के पास बहुत ज्यादा खेत तो है नहीं, तो उसी खेत का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भूमि के छोटे से छोटे टुकड़े का ही अधिक से अधिक उपयोग करें। तो देखेंगे कृषक क्या करता है कि इस तरह से मान लीजिए उसका खेत है, और खास करके ऐसे करता है कि मान लीजिए अभी उसने यहाँ पे आलू बोया है, इस खेत में आलू बोया है, अब आलू की फसल हार्वेस्ट होने वाली है, तो क्या करेगा कि जब आलू की फसल हार्वेस्ट होने वाली है उसके पहले ही यहाँ पे तरबूजा, खरबूज, ककड़ी वगैरह का लगा देगा, कि अभी रबी की फसल की कटाई हुई नहीं, कि जायद की फसलों की क्या कर देगा, यहाँ पे बुआई कर देगा, जायद की फसलों की बुआई कर देगा, ताकि आलू का खनन हो जाए, आलू खन ले खेत से निकाल ले, तब तक ये क्या हो जाएंगे, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, ये इस तरह की जो भी सब्जियां हैं, भिंडी है, करेला है, उसकी फसल क्या हो जाए, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाए। तो इससे क्या होगा कि पूरी भूमि जो है एक साथ नहीं बैरन होती है या कटाई नहीं होती, ओपन नहीं होती है, जिससे उसका अपर्दन हो सके। तो ये रिले क्रॉपिंग भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे कृषक ग्रामीण क्षेत्रों में, अब चूंकि उनके पास गरीबी भी है, कोई विकल्प भी नहीं है, तो वो इस काम को बहुत इफिशिएंटली, बहुत दक्षता से करते हैं। फिर क्या करना है, फसल संयोजन, जिसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि जैसे कृषक क्या करे कि एक साथ कई फसलों को बो दे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग देखते होंगे कि गेहूं के साथ सरसों के बीज भी डाल के बो दिया जाता है, गेहूं भी है और सरसों भी है, चना के साथ मटर लगा दिया, चना भी है मटर भी है, ठीक है, आलू के साथ मूली लगा दिया, पालक के साथ मूली लगा दिया। इस तरह से क्या करते हैं कि एक तरह से कई फसलों का निर्माण कर दिया उन्होंने, मतलब रोपण कर दिया है कि एक ही साथ कई फसलें निर्मित हों। इससे क्या होगा कि देखिए विभिन्न फसलें जो होती है ना, वो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अधिक अधिक अधिग्रहण करती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी खेत की नेचुरल तरीके से उर्वरता बढ़ानी है, मतलब नेचुरली उसकी रिटेन करना है फर्टिलिटी, तो हम लोग क्या करना है, दलहन फसलों का रोपण कर दें। क्यों? क्योंकि जो दलहन फसलें हैं, जैसे क्या है, चना है, अरहर है, मटर है, ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा मृदा में क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरह से इससे विभिन्न फसलें अलग अलग पोषक तत्वों का ग्रहण करती है, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कृषक एक खेत है, मान लीजिए कृषक के पास कोई खेत है, तो हम भारत में ज्यादातर देखते हैं ना कि एक कृषक है, जैसे मान लीजिए कृषक है, इस खेत में वो इस बार गेहूं बोया, फिर अगली बार फिर गेहूं बोया, फिर गेहूं बोया, फिर गेहूं बोया, लगातार गेहूं ही बोता जा रहा है। लेकिन ये क्या करेगा, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है कि भाई खेत है, इसको तुम 4 टुकड़ों में बांट दो। इस बार यहाँ पे गेहूं बोए हो, मान लो यहाँ पे तुमने गेहूं बो दिया, ठीक है। यहाँ पे तुमने क्या बोया, मान लेते हैं कि यहाँ पे तुमने मटर बो दिया। यहाँ पे तुमने क्या बोया, यहाँ पे सरसों बो दिया।
तो यहाँ पे क्या करो कि चारा बो दो, चारा में कुछ भी बो दो, पशु रखो चारा बो दो। तो अगली साल जब बो तो यहाँ गेहूं मत बो, गेहूं इधर बो दो, मटर यहाँ बो दो, सरसों यहाँ बो दो, और इसको क्या करो चारा के उपयोग, मतलब इसको रोटेट करते रहो, एक ही फसल को एक खेत पे बार बार ना बो। ठीक है, उस फसल को क्या करते रहो, रोटेट करते रहो। इससे क्या होगा कि ये सेल्फ रिटेन होता जाएगा, इसकी जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है, ये मृदा की क्या होती रहेगी, स्वयं से बढ़ती रहेगी। तो ये चीज क्या होना चाहिए, क्रॉप रोटेशन होना चाहिए। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब है कि भाई ठीक है चलो, तुमने किया है कि फसल को बोए हो। एक होता है मिक्स फार्मिंग, और मिक्स क्रॉपिंग में, दोनों में डिफरेंट है। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, उसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं। और मिक्स क्रॉपिंग का मतलब है कि एक फसल के साथ दूसरी फसल को बोना, याद रखिएगा एक चीज। और क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि फसल को लगातार अदल बदल के बोना, एक ही खेत में अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल को बोना। ठीक है। फिर नियंत्रित चराई करना, अभी हम लोग देखा था कि मृदा अपरदन में, उस सेक्शन में देखा था कि चराई करने से क्या होता है, मृदा अपरदन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो घास चरने वाले पशु होते हैं, वो अपने खूर से, जो उनके हूव्स होते हैं, उस खूर से क्या करते हैं, मृदा को खुरेद देते हैं, कुरच देते हैं उनको। तो उससे अपरदन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। चराई कर देते हैं तो घास चढ़ जाएंगे तो मृदा बिल्कुल नग्न हो जाती है, उनका अपरदन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर मृदा खनन को क्या करना है, नियंत्रित करना है। अब देखते हैं कि भारत में एक सबसे बड़ी देखा गया है कि जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड रहेगा वहीं पे सड़क बना देंगे। और सड़क बनाने के लिए क्या करेंगे, आसपास की जो मृदा है उसको खोद के सड़क पे डाल देंगे। अब जाहिर सी बात है कि मान लीजिए यहाँ पे सड़क जा रही है, ये 10 फीट की सड़क जा रही है, तो ये 20 फीट इधर खोद डालेंगे और 20 फीट इधर खोद डालेंगे। क्यों? क्योंकि सड़क को ऊंचा करना है। तो यही खेत की मिट्टी ला के यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया कि भाई ये देखो, ये सड़क तो बना दिया, तो 10 फीट मिट्टी, जो 10 फीट चौड़ी जो फर्टाइल लैंड था, वो तो बर्बाद हो ही गया। खास करके ये 20 फीट जो आपने खोदा है, तो ये क्या खोदा है, मृदा की ऊपरी परत को ही तो खोद के इस पे डाला है। तो मृदा की सबसे ऊपरी परत जो 6 से 10 सेंटीमीटर मोटी होती है, वही सबसे ज्यादा फर्टाइल है। उसको खोद के तुम लोगों ने यहाँ पे फेंक दिया भाई। तो ये सड़क में तो गई ही मृदा, आसपास की और मृदा को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो एक चीज ये है, जहाँ पे सबसे ज्यादा फर्टाइल मिल रहा है वहीं पे हम लोग कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे, ह्यूमन सेटलमेंट कर देंगे। तो इससे क्या कर देंगे, ये तो ये कर दिया। दूसरी बात कि हम लोग देखते हैं कि जो घर बनता है शहरों में या गांव में घर बनता है, तो वो फर्टाइल लैंड वाली एरिया कोई मृदा खोद के वहां से मिट्टी का खुदाई करके लाके कहीं पाटना शुरू कर देते हैं, किसी गड्ढे को भरना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि भारत में कानून बनाया गया है कि जो कल्टीवेटेड लैंड है या जो कृषि भूमि है, जो फर्टाइल भूमि है, उनका अगर करना है तो एसडीएम से परमिशन लेनी होगी और लिमिटेड तरीके से किया जा सकता है। फिर क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं किसी चीज का खनन करना है, तो खनन करने में भी क्या करते हैं हम लोग, वहां पे मृदा का उत्खनन कर, जैसे हम लोग देखें कि लोहा निकालना है, कोयला निकालना है, तो अवैज्ञानिक तरीके से खनन करते हैं, तो इसको भी नियंत्रित करना है। फिर कृषि भूमि का अतिक्रमण रोकना है। अब अतिक्रमण कैसे करते हैं, जैसे हम लोग वही है, सड़क बना दिए, रेलवे ट्रैक बिछाना है, ह्यूमन सेटलमेंट मतलब घर बनाना है। बहुत से लोगों को देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में घर है, रह सकते हैं, लेकिन घर से बाहर निकाल के घर बना दिए, 4 घर बना दिए। क्या जरूरत है भाई, एक ही घर में रहो ना। ठीक है, तो इस तरह से मृदा का अतिक्रमण रोकना है। और देखिए एक अभी देखा गया कि बहुत से ऐसे जो बिजनेस हाउसेज हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो क्या करते हैं, सेज बनाने के लिए या फैक्ट्री लगाने के लिए या बहुत से काम करने के लिए वो एग्रीकल्चरल लैंड को ही एक्वायर कर लेते हैं, जो बहुत फर्टाइल होती है। तो ऐसे सरकार को नियम बनाना चाहिए कि इस तरह के कार्य ना हो सके। ठीक है। मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण। अब मृदा प्रदूषण एक बहुत जटिल संकल्पना है। जैसे देखिए कि जल प्रदूषित है, जैसे शहरों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ है जिसमें बहुत से जहरीले पदार्थ मिले हुए हैं, भारी पदार्थ मिले हुए हैं, हल्के जहरीले पदार्थ मिले हुए हैं, पारा है, कैडमियम है, सब कुछ है उसमें, जिंक है। अगर वो मृदा पे प्रवाहित होकर जल चला जाएगा तो इससे मृदा क्या हो गई, प्रदूषित हो गई। बहुत ज्यादा मात्रा में हमने केमिकल फर्टिलाइजर का यूटिलाइजेशन कर दिया तो मृदा क्या हो गई, प्रदूषित हो गई। प्रदूषित होने के बाद क्या होता है, मृदा की गुणवत्ता दुष्प्रभावित हो गई। तो इससे क्या है, मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करना। सीवेज का पानी ये पता चला कि मृदा में जा रहा है, भूमि पे जा रहा है, मृदा को दूषित कर रहा है। और आप सोचिए कि हम लोग अपने घर में कितना ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट का यूज करते हैं, सुबह लेके ब्रश करने से लेके शैम्पू है, बर्तन धुलने वाला जो साबुन है उसका है, फिर हम लोग फिनाइल है जो अब टॉयलेट है, या हार्पिक है, या जो भी चीज यूज करते हैं, डिटर्जेंट है जो कपड़ा धुलाई में यूज करते हैं, सब केमिकल ही तो है। पानी के साथ घुल के कहाँ जा रहा है, वो मृदा में चला जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में कहीं भी चला जाएगा। तो मृदा दुष्प्रभावित ही होगी, तो मृदा प्रदूषण ही तो होगा, मृदा की गुणवत्ता क्या होगी, दुष्प्रभावित होगी। तो ये भी ध्यान में रखना है।
फिर प्रतिभूमि छोड़ना, जैसे एक प्रतिभूमि का मतलब क्या होता है, भूमि दो तरह की होती है, एक होता है कल्टीवेटेड लैंड और एक होता है बंजर भूमि। बंजर भूमि का मतलब यह है कि ऐसी भूमि जिसकी उर्वरता नष्ट हो चुकी है, अब उसमें किसी प्रकार का उत्पादन नहीं लिया जा सकता, बंजर भूमि है, उसका नहीं। एक होता है कल्टीवेटेड लैंड, मतलब कृषित भूमि है, लेकिन इस पे इतना ज्यादा उत्पादन लिया गया है कि अब वो एग्जॉस्ट हो रही है भाई, अब उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दो। तो इसमें क्या करना है कि 2 3 4 साल तक उसमें कोई खेती न करो, उसको छोड़ दो वैसे ही, ठीक है। लेकिन भूमि की गुणवत्ता है, भूमि में फर्टिलिटी है, लेकिन अब उसको रेस्ट की जरूरत है, थोड़ा सा कम कृषि किया जाए, न किया जाए, 2 3 साल छोड़ दिया जाए, फिर बाद में खेती कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं प्रति भूमि छोड़ना, ठीक है। और ये करेंगे तो अत्यधिक विदोहन से बचेंगे भूमि का, बार बार कृषि किए जा रहे हैं, कृषि किए जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मृदा का जान निकाल लेंगे एकदम, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है भाई, थोड़ी सी छोड़ दो उसको, छोड़ दोगे तो कम से कम वो रिगेन कर लेगी, मृदा रिगेन कर लेगी। तो ये भी ध्यान में रखना है। जल संभरण तकनीक अपनाना, जल संभरण तकनीक अपनाना मतलब इसको बोलते हैं वाटर स्टोरेज करना। इससे क्या करेंगे, जैसे वर्षा का जल है, तो वर्षा के जल को हमने स्टोर कर लिया, तो स्टोर कर लिया, गड्ढा बना लिया, स्टोर कर लिया, तो इससे क्या होगा कि वो रिस रिस कर क्या कर जाएगा, पर्कुलेट करके भौम जल स्तर को ऊंचा करेगा, मृदा में आर्द्रता की मात्रा को बनाए रखेगा। तो इससे जल संभरण तकनीक करना है। वाटर शेड मैनेजमेंट हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ा था कि वो जल विभाजक क्या होता है, कि जो सॉरी, जो जल है उनको स्टोरेज करने के लिए अच्छे खासे मेड़ बना के, कि अगर यहाँ वर्षा हो तो यहाँ पे क्या हो, एक यहाँ का पानी यहाँ का पानी आके इकट्ठा हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, जल संभरण होगा। तो इससे मृदा की आर्द्रता बनी रहेगी, और मृदा में जो है नमी बनी रहेगी, तो इससे मृदा की अपरदन होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, मृदा अपरदित नहीं होगी। तो इस तरह से जल संभरण की तकनीक अपनाना है। वाटर हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, जल विभाजक वाटर शेड मैनेजमेंट करना है, इस तरह से भी करना है हम लोग को है। बाढ़ एवं सूखा का प्रबंधन करना, जाहिर सी बात है कि बाढ़ आती है, तो एक तो बाढ़ अपने साथ क्या करती है, पोषक तत्वों को लाकर किसी जगह पे डिपॉजिट करती है, तो हो सकता है कि मृदा में फर्टिलिटी बढ़ जाए, मृदा की गुणवत्ता अच्छी हो। लेकिन जब तेजी के साथ बाढ़ का पानी प्रवाहित होता है, तो मृदा का अपरदन भी होता है। सूखा पड़ रहा है, तो सूखा से क्या हो रहा है, मृदा की आर्द्रता नष्ट हो गई, मृदा जो है पवनों के कारण अपरदित होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो मृदा अपरदन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बाढ़ और सूखा का इस तरह से प्रबंधन किया जाए जिससे मृदा अपरदन न बढ़े। बाकी इसके अलावा भी आपके मन में कोई विचार आता है कि हाँ, इस तरह से भी काम करने से मृदा का संरक्षण हो सकता है, तो आप उसको बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल उसको सोचिए। देखिए, यूपीएससी में या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी एग्जाम में आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन रैशनल होना चाहिए, एक वर्ड नहीं होना चाहिए, बकवास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तार्किक हो तो आप उसको बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।